सो गाइस, इस वीडियो में हम कोल्हान यूनिवर्सिटी के 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के दौरान जो आपको सेमेस्टर 1 में एक कॉमन पेपर पढ़ना है, चाहे आपका आपका ऑनर्स जो भी हो, आपका मेजर पेपर जैसा भी हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट्स से हो, आपको जो है एक कॉमन पेपर 3 जो है कॉमन पेपर होने वाले हैं। सभी स्टूडेंट्स को ये पढ़ना है। पहला तो आपका VSc में आपको जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ना है और अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ना है, और उसके अलावा आपको डिजिटल एजुकेशन पढ़ना है। तो ये 3 चीज़ें जो है सभी को पढ़नी है। और इसके अलावा आपका जो है हिंदी भी एक है जो सभी को पढ़ना है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम यहाँ पर एक पेपर जो है EVS यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो कि BSc 1 हो जाएगा आप लोगों का, जिससे आपके जो है 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और ये जो है सभी को करना है, चाहे आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो। और इस वीडियो में हम जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के जो है फर्स्ट यूनिट को कवर करने वाले हैं। बेसिकली EVS में आपको 4 यूनिट्स को पढ़ना है, और इस वीडियो में हम इसके फर्स्ट यूनिट को कवर करेंगे। एंड इसके आगे वाले वीडियोस में हम जो इसके यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 को भी जल्दी जल्दी से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम बेसिकली हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे। तो जो स्टूडेंट हिंदी में लिखना चाहे तो वो हिंदी में अच्छे से समझिए। जो स्टूडेंट इंग्लिश में लिखने वाले हैं इस पेपर की तैयारी वो इंग्लिश में करने वाले, तो वो इंग्लिश में अपने नोट्स वगैरह सब बनाइए। और यूनिट 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें हिंदी और इंग्लिश में देखने के साथ साथ इस वीडियो में हम जो है यूनिट 1 के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं यूनिट 1 से, उन सभी क्वेश्चंस को हम जो है उनके आंसर्स के साथ देखेंगे, चाहे वो 22 का हो, 23 का हो। और इसके साथ साथ जो है हम कुछ अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे, जिनके जो है 2025 में जो है सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होने वाला है EVS का। उनमें यूनिट 1 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का आने का चांस है, उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, वो भी उनके प्रॉपर आंसर के साथ। तो इससे पहले कि कोल्हान यूनिवर्सिटी एक नया अपडेट, खैर रहने दो कौन सा टाइम पर अपडेट आता है, ऐसे ही हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो यूनिट 1 जो हो जाएगा, यूनिट 1 का पहला सेक्शन आपका वही इन्वायरमेंटल यानी EVS का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जिसमें आपको सबसे पहला पढ़ना है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट, जिसमें आपका फर्स्ट है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एंड आपका चौथा जो है वो है बायोस्फीयर। तो ये चारों चीज़ें क्या क्या हैं चलिए देखते हैं, यानी कंपाउंड ऑफ इन्वायरमेंट। और हिंदी में जो है आपका वही यूनिट 1 इकाई 1 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का वही इंट्रोडक्शन यानी पर्यावरण अध्ययन का परिचय, जिसमें आपका पहला वाला हो जाएगा पर्यावरण के घटक यानी कि इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स। पहला है वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल। चलिए इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझते हैं। तो अगर एक तरह से आप इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ देखो तो आप इससे कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। Environmental studies is a interdisciplinary academic field that integrate physical, biological, and social science to understand environmental issues and solutions. It explores the interrelationship between humans and their environment, focus on the impact of human activities and natural system। तो ये बेसिकली जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ह्यूमंस और उन इन्वायरमेंट यानी कि प्रकृति के बीच के संबंध को ही बताती है, और इसके साथ साथ ये इन्वायरमेंट में होने वाले प्रॉब्लम्स वगैरह को भी और उनका सल्यूशंस को भी हमें समझाती है। एंड इसके बाद आता है की ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की ऑब्जेक्ट्स क्या है। पहला तो है आपका अवेयरनेस, नॉलेज, दूसरा, और तीसरा है स्किल, उसके बाद चौथा है आपका वो है चौथा है पार्टिसिपेशन। अगर आप इनका मतलब देखें तो पहला अवेयरनेस का आपका जागरूकता हो जाएगा, उसके बाद आपका नॉलेज का आपका वही ज्ञान हो जाएगा, स्किल का आपका वही कला हो जाएगा, पार्टिसिपेशन का आपका वही भागीदारी हो जाएगा। और इसका भी अगर आप हिंदी में नोट्स देखना चाहें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी पर्यावरण अध्ययन का परिचय, जो बेसिकली समझने के लिए है कि ये जो है पर्यावरणीय मुद्दों और उनके समाधान को समझाता है, और ये मानव और पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन करता है। और पर्यावरण अध्ययन के मुख्य उद्देश्य ये है जागरूकता, ज्ञान, कौशल और भागीदारी। खैर ये तो बेसिकली इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का इंट्रोडक्शन था, यानी पर्यावरण अध्ययन का परिचय था। अब आते हैं हम अपने कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ये हमारा मेन इसमें टॉपिक था।
और यहाँ मैं आपके समझने के लिए बता दूँ, ये कंपोनेंट जो है बेसिकली ये एक तरह से घटक है, यानी कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स यानी कि प्रकृति के घटक। पहला तो आपका हो जाएगा एटमॉस्फेयर, उसके बाद दूसरा आपका उसी तरह से हो जाएगा हाइड्रोस्फीयर, तीसरा लिथोस्फीयर और चौथा बायोस्फीयर। अब ये एटमॉस्फेयर क्या है, लेकिन उससे पहले जो आपको कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में आपको ये समझना होगा कि ये जो चार मतलब कंपोनेंट हैं एनवायरनमेंट के, ये है क्या और इनकी ज़रूरत क्या है। बेसिकली ये जितने भी इसके कंपोनेंट हैं, ये मेजर 4 कंपोनेंट्स हैं, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट 4 कंपोनेंट यानी कि घटक हैं। और इनका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ये बेसिकली जो है एनवायरनमेंट का मतलब एक तरह से मेंटेन करके रखता है, उसे बैलेंस पे रखता है। पहला तो आपका हो जाएगा एटमॉस्फेयर, जिसे आप जल मंडल कह सकते, वायुमंडल कह सकते हैं। इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, द लेयर ऑफ गैस सराउंडिंग द अर्थ। मतलब ये धरती पे मौजूद यानी अर्थ पे मौजूद जो वो ये गैस का या होता है लेयर, उसे ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब यहाँ जो है ये एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर तो हम इतना समझ चुके हैं कि ये पृथ्वी के मतलब चारों तरफ का जो वो गैस का लेयर है यानी कि परत है, उसे ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब इसका फीचर क्या है, मतलब इसका हमें इससे क्या मतलब इसका फ़ायदा क्या है, एक तरह से ये क्या हमें फ़ायदा पहुँचाती है। तो इसका की फीचर्स में आप लिख सकते हैं कि प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ बाय फिल्टरिंग हार्मफुल हार्मफुल अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन। मतलब अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन जो होता है उसे ये फिल्टर करता है और अर्थ में जो लाइफ को है उसे एक तरह से प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा इसका फीचर ये हो जाएगा कि ये जो है मेंटेन करता है किसी भी मतलब ये प्लेनेट के मतलब हमारे जो धरती का जो है उसका जो ये टेम्परेचर को ये मैनेज करता है ग्रीन हाउस के इफ़ेक्ट से। आपको पता है कि अगर जो है एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो ग्रीन हाउस के इफ़ेक्ट से जो है धरती का टेम्परेचर काफ़ी बिगड़ जाएगा। और तीसरा इसका फीचर आप ये लिख सकते हो कि इसमें जो होता है मतलब एटमॉस्फेयर में बेसिकली नाइट्रोजन जो है वो 78% है और ऑक्सीजन जो है वो 21% है और उसके अलावा बाकी गैसेस हैं। मतलब कि 1% जो है बाकी गैसेस यहाँ पर हैं और इतने मतलब 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और बाद बाकी गैसेस है। और इसका इम्पोर्टेंट और एक आप समझ सकते हैं कि मतलब ह्यूमंस जो है ऑक्सीजन्स लेते हैं, उसके बाद जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पेड़ लेते हैं, ये सभी जो है एटमॉस्फेयर से ही आते हैं। तो यही है बेसिकली एटमॉस्फेयर क्या है, उसका डेफिनेशन एक तरह से हो जाएगा। एटमॉस्फेयर का मतलब एटमॉस्फेयर से क्या क्या फ़ायदा होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि वही एटमॉस्फेयर को आप वायुमंडल कहते हैं, जिसकी परिभाषा वही हो जाएगा कि अर्थ के चारों ओर की गैसों की परत। उसके बाद मुख्य विशेषता यानी कि वही आपकी फैक्टर्स लिख सकते हैं, मतलब पारावैज्ञानिक किरणों से जो है को फिल्टर करता है धरती पे आने से पहले। उसके बाद ग्रीन हाउस के जो है इफ़ेक्ट को जो है कम करता है और जिससे पृथ्वी का तापमान बनाए रहता है। और उसके बाद मुख्यतः में वही नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और उसके बाद सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है। और ये इसके अलावा मौसम और जलवायु को भी जो है नियंत्रण करता है। यही जो है आपका वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर का है। तो आप इसे अच्छे से नोट्स कर सकते हैं हिंदी वाले। उसके बाद सेकंड जो है मतलब आपका सेकंड कंपोनेंट हो जाएगा ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, वो हो जाएगा आपका हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर है क्या, तो ये जो है एक तरह से मतलब जलमंडल हो जा रहा है, मतलब वो जल वाला एरिया मतलब वाटर वाला एरिया। तो इसका डेफिनेशन ऐसा हो जाएगा, इंक्लूड ऑल वाटर बॉडीज सच एज ओशन रिवर लीक्स ग्राउंड वाटर एंड ग्लेशियर्स। ये जितने भी मतलब पानी के स्रोत हैं, मतलब पानी जहाँ से हमें मिलता है, वाटर जहाँ से मिलता है, वो सभी जो है हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूडेड रहता है, मतलब उसमें आता है। अब इसका की फैक्टर्स मतलब की फीचर देखते हैं। अब इसका पहला जो फीचर हो जाएगा ये हो जाएगा कि कवर अबाउट 71 ऑफ अर्थ सरफेस। मतलब कि जो है अर्थ का 71% जो हिस्सा है वो मतलब हाइड्रोस्फीयर से ही भरा हुआ है, मतलब पानी वाले एरिया में ही है। उसके बाद आपका सेकंड फीचर हो जाएगा कि इंक्लूड बोथ फ्रेश वाटर 3% और स्लाइन वाटर। मतलब कि ये पीने लायक पानी जो है वो 3% है धरती पे हाइड्रोस्फीयर पे, और जो है 97% जो वाटर है वो नमकीन पानी है, जो कि पीने लायक नहीं है, खारा है, आप उसे कह सकते हैं।
और हिंदी में भी वही है कि हाइड्रोस्फीयर आपका जलमंडल होता है, उसका परिभाषा वही हो जाएगा, सभी जल के स्रोत जैसे महासागर, नदियाँ, झील, भूजल, हिमनद, वो सभी जो है जलमंडल में आते हैं। और उसका मुख्य विशेषता आप ऐसे लिख सकते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% यानी 71% जो है वो भूजल से ढका हुआ है, वो है। उसके बाद सेकंड आप इसकी विशेषता में लिख सकते हैं कि मतलब जलमंडल में जो है 3% ही ताज़ा पानी होता है यानी पीने लायक, और 97% जो है वो खारा पानी होता है जो कि पीने लायक नहीं होता है। इसका महत्व में आप लिख सकते हैं कि जीवन के लिए आवश्यक जल पारिस्थितिक तंत्र को समर्थक करता है और जल चक्र के माध्यम में जलवायु को नियंत्रण करता है। और यहाँ आपका तीसरा जो है वो हो जाएगा लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल। अब स्थलमंडल यानी कि लिथोस्फीयर का आप डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि द सॉलिड आउटर लेयर ऑफ अर्थ, मतलब धरती का यानी अर्थ का जो वो बाहरी हिस्सा, ठोस वाला बाहरी हिस्सा होता है, कंस्टेनिंग द क्रस्ट अपर मेटल, मतलब जिसमें मेटल और क्रस्ट वगैरह आता है, वो सभी जो है लिथोस्फीयर में आता है, जिस पर हम रहते भी हैं यानी कि ज़मीन वगैरह जितनी भी है ये लिथोस्फीयर है यानी कि स्थलमंडल है। और इसका की फीचर्स देखें तो ये इंक्लूडिंग लैंडफॉर्म लाइक माउंटेन्स, वैलीज एंड प्लेन्स, मतलब कि ये जो जितने भी मतलब ये लैंडफॉर्म्स हैं यानी कि भूमि के प्रकार है, चाहे वो पहाड़ हो या फिर प्लेन वाला एरिया हो, ये सभी जो है लिथोस्फीयर में ही आता है। और ये जो है बेसिकली कंपोस्ट ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड सॉइल्स, मतलब कि ये जो है चट्टान, पर्वत और ये बेसिकली जो है ज़मीन वाले से बना हुआ है। और इसका इंपॉर्टेंस में आप लिख सकते हैं कि प्रोवाइड हैबिटल्स ऑफ टेरेसियन ऑर्किसम्स, मतलब कि ये जो है धरती में रहने वाले अलग अलग जीवों को जो है रहने का जगह प्रदान करती है। और आप इसे हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं कि स्थल मंडल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर की परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं कि पृथ्वी का ठोस बाहरी परत जिसमें कष्ट और ऊपरी मेटल शामिल होता है। मुख्य विशेषता में आप लिख सकते हैं कि पर्वतीय घटाएं और मैदान जैसा स्थल रूप शामिल होता है, मतलब स्थल मंडल में। उसके बाद चट्टान, खनिज और मिट्टी से ये बेसिकली स्थल मंडल बना होता है। और इसका महत्व में आप लिख सकते हैं कि स्थलीय जीवों के लिए निवास स्थान प्रदान करता है, और उसके बाद कृषि में समर्थक करता है। उसके बाद खनिज व जीवाश्म ईंधन जैसे संसाधनों का स्रोत जो है वो स्थल मंडल ही होता है। उसके बाद यहाँ चौथा जो है वो आपका है बायोस्फीयर। तो इसका डेफिनेशन बेसिकली ऐसा हो जाएगा, बायोस्फीयर का आप बायोस्फीयर बेसिकली आपका होता है जीवमंडल, जहाँ पर बेसिकली मतलब जिंदा वाले लोग जो रहते हैं उसे ही हम बायोस्फीयर कहते हैं। इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड विथ द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, मतलब कि ये वो एरिया होता है धरती का जहाँ पर लिविंग मतलब ये जीवित ये जितने भी जिंदा वाले ये ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी रहते हैं एक दूसरे के साथ। और इसका आप की फीचर्स में ये लिख सकते हो कि इनक्रेट इंटीग्रेट्स ऑल इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ। और सेकंड आप लिख सकते हो कि एक्सटेंड फॉर द डीप ओशन टू द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसका मतलब यही है कि जैव विविधता बनाए रखता है जो है वो कौन बनाए रखता है, वो बेसिकली आपका बायोस्फीयर बनाए रखता है। और उसके बाद जीवन में समर्थन करता है, और उसके बाद पोषक चक्र जैसे कि पारिस्थितिकीय प्रक्रियाओं में योगदान देता है। ये इसका महत्व हो जाएगा। परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी का वो भाग जहाँ जीवित जीव और अन्य जीवित और वह निर्जीव घटक एक साथ परस्पर क्रिया करते हैं, मतलब रहते हैं एक दूसरे के साथ क्रिया वगैरह करते हैं, उसे ही जो है हम जीवमंडल कहते हैं। अब बेसिकली अंटार्कटिका आपने सुना ही है, वो एक तरह से जीवमंडल का ये परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। वो जो है आपका लिथोस्फीयर है यानी कि स्थलमंडल है, मतलब ठोस वाला हिस्सा है, लेकिन जो है वो आपका जीवमंडल नहीं है, यानी कि बायोस्फीयर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। कुछ हद तक जो है वहाँ पर ये बायोस्फीयर मतलब जीवित प्राणी रहते हैं, लेकिन हर तरह के जीवित प्राणी वहाँ नहीं पाए जाते, बहुत कम ही पाए जाते हैं। इसलिए वो परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल है लेकिन परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है।
उसके बाद आपका अगला हो जाएगा, यहाँ पर अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो हो जाएगा स्कोप्स एंड इम्पोर्टेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि पर्यावरण अध्ययन का स्कोप यानी कि क्षेत्र और इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व। फर्स्ट स्कोप देखते हैं, जहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग नेचुरल प्रोसेस एंड देयर इंट्रैक्शन। सेकंड हो जाएगा एड्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस लाइक पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज एंड डिफोरेस्टेशन। और चौथा आपका हो जाएगा प्रमोटिंग सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्स। और उसके बाद चौथा हो जाएगा इन्फॉर्मिंग इन इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ एंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़। इसका अगर हम मतलब समझते हैं तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये जो पर्यावरण अध्ययन है इसका जो क्षेत्र है उसका मैं पहला जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकृतिक प्रक्रियाओं और उनके अनंत क्रियाओं को समझाने का काम करता है, मतलब ये पर्यावरण अध्ययन। दूसरा हो जाएगा प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और वन कटाई जैसे पर्यावरण चुनौतियों को जो है समाधान निकालता है पर्यावरण अध्ययन, यानी कि ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस। उसके बाद तीसरा है कि संसाधनों का सतत उपयोग को बढ़ावा देता है, मतलब संसाधनों का सही उपयोग, गलत उपयोग नहीं करना है। यही जो है पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में हमें जो समझ में आता है उसके स्कोप से हमें पता चलता है। उसके बाद चौथा हो जाएगा कि पर्यावरणीय नीतियों और प्रबंधन रणनीतियों को सूचित करता है। बेसिकली उसे सूचित करने का काम जो है वो हमारा पर्यावरण अध्ययन ही करता है, और ये जो है पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र में यानी उसके स्कोप में आता है। और उसका जो है इम्पोर्टेंस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ का इम्पोर्टेंस भी है जो है बेसिकली उसका महत्व हो जाएगा। पहला महत्व में आप ये लिख सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण को सुनिश्चित करने का काम जो है वो बेसिकली एनवायरमेंटल स्टडीज़ ही करता है, यानी ये इसका पहला महत्व हो जाएगा। पहला वही पर्यावरण संरक्षण और उसके संरक्षण को जो है सुनिश्चित करता है। उसके बाद व्यक्तियों को सतत प्रथाओं के बारे में शिक्षित करता है कि जो है ये पर्यावरण में रहने वाले अलग अलग चीज़ों का कैसे उपयोग करना है, कैसे हमें जो है एक दूसरे के साथ रहना है। उसके बाद तीसरा हो जाएगा कि पर्यावरणीय हानि को कम करने के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करता है। बेसिकली ये उसका तीसरा महत्व हो जाएगा। चौथा महत्व हो जाएगा कि पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए ये वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है। यही हो जाएगा उसका महत्व ये पर्यावरण अध्ययन का। और इंग्लिश में भी आप इसे देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंस जो है पर्यावरण अध्ययन का यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ का वही हो जाएगा इंश्योर्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस एंड कन्वर्सेशन इंक्लूड इंडिविजुअल अबाउट सुस्टेबल प्रोटेक्ट्स। उसके बाद तीसरा ऐसा हो जाएगा और चौथा भी आपका ऐसा ही हो जाएगा। ये जो है डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ में आपका काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, और उसके बाद ये आपका ग्लोबल वाले में भी काफ़ी मदद करता है। एंड यहाँ जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें से सस्टेनेबिलिटी क्या है, तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा हो जाएगा द एबिलिटी टू मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट compromising द एबिलिटी टू फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर own नीड्स। मतलब कि सस्टेनेबिलिटी जो बेसिकली अभी के टाइम पे मतलब प्रेजेंट टाइम पे हम लोगों को जितने भी संसाधनों का ज़रूरत है उन सभी को जो है हम लोगों को उपयोग इस टाइप से करना है, इस तरह से उनका यूज़ करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है वो सारी चीज़ें वो जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो पर्यावरण से हमें मिलती हैं वो बर्बाद ना हो जाए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए है पेट्रोल, तो सस्टेनेबिलिटी हमें यही बोलती है कि जो हमें पेट्रोल है उसे हद से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है प्रेजेंट टाइम पे, ताकि वो जो है फ्यूचर वाली जनरेशन के लिए बर्बाद ना हो। तो यही सस्टेनेबिलिटी हमें समझाती है। अब इसका प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स एंड मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। और ये हिंदी में ऐसा हो जाएगा कि सततता और सतत विकास की अवधारणा। वही सस्टेनेबिलिटी आपका हो जाएगा सततता, जिसका परिभाषा वही वर्तमान की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करना है कि भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को प्रभावित ना करे। मतलब ये वर्तमान में आपको जितनी भी चीज़ें हैं उनका यूज इस तरह से करना है कि भविष्य की पीढ़ी के लिए जो है वो मतलब सेफ रहे, उनके हिस्से से हम सारे बर्बाद ना कर दें। और इसका सिद्धांत प्रिंसिपल वही है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का समान विवरण, उसके बाद पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना।
जिसके बाद अगला हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका डेफिनेशन ये हो जाएगा अ डेवलपमेंट अप्रोच दैट बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस एंड सोशल इक्वलिटीज़। तो ये बेसिकली एक अप्रोच है डेवलपमेंट का जो कि बैलेंस करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को और सोशल इक्वलिटी को, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और इसका बेसिकली है जो की एक्सपेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पहला इसका एक्सपेक्ट हो जाएगा इकोनॉमिक, दूसरा हो जाएगा एनवायरमेंटल और तीसरा हो जाएगा सोशल। पहला है आपका इकोनॉमिक, प्रमोट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डेट आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली, जो कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली होता है। दूसरा एनवायरमेंटल, प्रोटेक्ट इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी। फिर तीसरा है सोशल, इंश्योर्स बेसिक नीड्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट्स फॉर ऑल, सभी के लिए। एग्ज़ाम्पल वही है रीनेबल एनर्जी, मतलब जो ऐसा एनर्जी जो रीनेबल होता है, मतलब पुनः प्राप्त हो जाता है। उसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ग्रीन, उसके बाद ग्रीन बिल्डिंग्स। इसका भी हिंदी कुछ ऐसा हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका बेसिकली सततता विकास हो जाएगा। और आपका सस्टेनेबिलिटी जो हो जाता था सस्टेनेबिलिटी वो आपका सततता हो जाता है। और यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका सततता विकास, जिसका डेफिनेशन ये है, मतलब परिभाषा, ऐसा विकास दृष्टिकोण जो आर्थिक वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता को संतुलित करने का काम करता है। मुख्य पहलू यानी कि की एक्सपेक्ट हो जाएगा आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक। और उसका उदाहरण आर्थिक में वही पर्यावरण के अनुकूल आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देता है। दूसरा पर्यावरण में पारिस्थितिकी तंत्र और जैविक विविधता की सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। सामाजिक में वही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी आवश्यकता को सुनिश्चित करने का काम करता है, जिसका उदाहरण वही ये नवीकरणीय ऊर्जा, मतलब कि वही रिन्यूएबल एनर्जी जो कि पुनः प्राप्त हो जाता है। उसके बाद सततता, कृषि, हरित भवन, यही सब। तो अब देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से यूनिट 1 में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जो है बेसिकली यूनिट 1 से किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो ये 2022 का क्वेश्चन है हमारे पास, और 23 का भी मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसे ही 23 का मिलेगा तो मैं उस पर भी कुछ ना कुछ डाल ही दूँगा। तो ये जो है ग्रुप ए, जिस पे जो है बेसिकली वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिला है। ये जो है डिफाइन द फॉलोइंग, मतलब इन सभी पॉइंट्स को, ये जितने भी टॉपिक्स हैं इन्हें जो है डिफाइन करने को बोल रहा है। और मतलब 1 मार्क्स का है, जैसे कि आपका ये इकोलॉजी, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि अभी हमने पढ़ा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सततता विकास। उसके बाद है बायोमास, मतलब इकोलॉजी को आपको मतलब 1 नंबर के हिसाब से उसे जो है डिफ़ाइन करना है, उसका डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी आपको जो है डेफिनेशन लिखना है, बायोमास के लिए डेफिनेशन लिखना है। और यहाँ से ये 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। ग्रुप ए का जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 5 मार्क्स का होगा, और इसमें जो है 5 टॉपिक्स मिल जाएगा आपको, और उन्हें जो है डिफाइन करना है। तो पहला तो आपका इकोलॉजी है, दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तीसरा बायोमास है, और यहाँ चौथा जो है वो आपका बायोस्फीयर है, पाँचवा जो है आपका एनर्जी फ्लो है। और यहाँ पर आपका जो है टोटली 5 है, 5 टर्म्स हैं, 5 टॉपिक्स समझ लो। इन सभी को जो है 1 मार्क्स के हिसाब से आपको डिफ़ाइन करना है, 4-5 लाइन का, मतलब जितना हो सके उतना लिखना है, तब जाके आपको जो है ग्रुप 1 से जो है 5 मार्क्स मिलेगा। और बेसिकली यूनिट 1 से 2022 में जो है बेसिकली 5 मार्क्स के ही क्वेश्चन आया था। ग्रुप 1 में जो है 5 मार्क्स के ही क्वेश्चन आया था। उसके बाद ग्रुप बी में जो है आपका बेसिकली 3 क्वेश्चन करने थे 15 नंबर वाला। लेकिन यहाँ पर जितना भी है, मतलब ग्रुप बी में जो है यूनिट 1 से कुछ क्वेश्चन नहीं आया, तो हम इन क्वेश्चंस को अभी नहीं देखेंगे। जब हम यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 के टॉपिक्स को कवर करेंगे, उनके टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, तब जो है बेसिकली कैसे कैसे क्वेश्चन उन टॉपिक्स से आए हुए थे वो सारे देखेंगे। तो ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर वाला वही क्वेश्चन सबका आंसर। जैसे कि ये आपका इकोलॉजी का हो गया, इकोलॉजी का डेफिनेशन, इकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, इस तरह से हो गया। उसके बाद अगला आपका वही सततता, ये वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सततता विकास, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि इसमें जो है हमें बेसिकली
जितने भी चीज़ें हैं धरती में, हमारे एनवायरनमेंट में, उन सारे की चीज़ों को मतलब किस तरह से यूज़ करना है कि वो हमारे लिए मतलब हमें तो मिले, लेकिन हमारे जो है आने वाले जनरेशन के लिए, वो जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए वो सेफ रहें और उन्हें भी मिल पाए, उनकी नीड्स को भी जो है पूरा हो। ऐसा ना हो कि हम ही जो है यूज़ करके ख़त्म कर दें और फ्यूचर जनरेशन को ना मिले। यही सारी चीज़ें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है, यानी सततता विकास में आता है। उसके बाद तीसरा था आपका बायोमास। उसका भी आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि बायोमास रेफर्स टू द टोटल मास ऑफ लिविंग मैटर्स विद इन अ गिवन एरिया और वॉल्यूम। इट कैन इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इवन डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। तो ये बायोमास जो है बेसिकली जितने भी लिविंग वाली चीज़ें हैं, मतलब जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं उन सभी का मास है एरिया किसी भी मतलब एक दिए गए एरिया या फिर वॉल्यूम में। उसके बाद आपका आता है बायोस्फीयर। तो ये तो आपका बायोमास वही हो गया कि किसी भी गिवन एरिया का मतलब एरिया या वॉल्यूम का जो है मास यानी कि द्रव्यमान जो है, चाहे उसमें आप प्लांट्स यानी पौधा को ले लो, एनिमल्स यानी जानवर को लिख लो, ये सभी या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ले लो, सभी जो है उस एरिया में हो सकते हैं। उन सभी का जो है द्रव्यमान जो हो जाएगा वो बायोमास हो जाएगा। और वही अब बायोस्फीयर जो कि आपका वही जैवमंडल हो जाएगा। जैवमंडल में जितने भी जीवित प्राणी रहते हैं वो सभी जो है बायोस्फीयर का में आ जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। और उसके बाद जो है बायोस्फीयर तो अब हमें पता चल गया कि ये जो है जैवमंडल हो गया। अब बायोस्फीयर रिजर्व, ये रिजर्व क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? तो ये बेसिकली एक जो है बायोस्फीयर जो है वो एक इंटरनेशनली मतलब ये जो पूरे वर्ल्ड पे जो है एक वर्ल्ड के लिए बनाया गया एक ये है रिकॉग्नाइजेशन है, जो कि डिसाइड करता है कि कैसे मतलब बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग चीज़ों को नेचर का रिसोर्स को चीज़ों को रेडी करता है, सपोर्टिंग रिसोर्स को रेडी करता है, एजुकेशन का जो है उन सारी चीज़ों को तय करता है। उसके बाद अब अगला हो जाएगा आपका एनर्जी फ्लो, यानी कि ऊर्जा प्रवाह भी इससे आप बोल सकते हैं। एनर्जी फ्लो डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू अ इकोसिस्टम। It typically start with sunlight being captured by a producer's plant through photosynthesis। तो इसका जो है बेसिकली मतलब यही है। तो इसका मतलब बेसिकली यही है कि ऊर्जा प्रवाह, जैसे सबसे पहले सूरज जो होता है, सूरज से जो है सनलाइट आता है पेड़ों पे, उसके बाद पेड़ों में जो है प्रकाश संश्लेषण होता है और पेड़ जो है अपने लिए खाना बनाते हैं और फिर वो पेड़ उस खाने को खा लेते हैं और जिससे उनका जो है तेज़ी से विकास होता है। उसके बाद जो है उस पेड़ को जो है कोई जानवर खाता है, मान लीजिए बकरी ही खा ले रहा है, तो उस बकरी से जो है वो ऊर्जा जो है मतलब वो पेड़ की ऊर्जा जो है बकरी में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये जो है एनर्जी का फ्लो हुआ, सबसे पहले सन से आया पेड़ में, ट्री में, प्लांट में, उसके बाद वो प्लांट से जाएगा बकरी में, बकरी उसकी पत्तियाँ टहनियाँ वगैरह कुछ खा लेती है, फिर वो जो है बकरी से जो है किसी और एनिमल पे चल जाएगा, मान लो शेर खा लेता है उस बकरी को, तो ये ऊर्जा जो है सबसे पहले सन से ट्री में गया, फिर ट्री से जो है ये बकरी यानी गोट पे गया, उसके बाद गोट से जो है ये टाइगर पे चला जाएगा, क्योंकि अब टाइगर जो है हम गोट को खा लेता है। और उसके बाद जब है वो टाइगर जब मर जाएगा तो उसे जो है चील और कौवे खा जाएंगे, तो वो जो है एनर्जी जो है टाइगर से चील और कौवे में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके बाद जब चील और कौवे मर जाएंगे तो वो ज़मीन पे मिल जाएंगे सड़ने के बाद, तो वो वापस जो है धरती पे आ जाएगी। इसी को एनर्जी फ्लो कहते हैं। और आप इसे हिंदी में भी देख सकते हैं कि परिस्थितिकी वही इकोलॉजी क्या है, उसका डेफिनेशन ये है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सततता विकास, उसका भी हिंदी वाला आप देख सकते हैं आंसर। उसके बाद आपका बायोमास यानी कि जैव भार, उसका भी डेफिनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आपका ये हो जाएगा जैवमंडल रिजर्व यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका भी डेफिनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर अगला है एनर्जी फ्लो यानी कि ऊर्जा का प्रवाह, इसका भी डेफिनेशन आप इतना देख सकते हैं। अगर आप इतना ज़्यादा लिखिएगा तो ये 3 नंबर के लिए भी इनफ हो जाएगा।
1 नंबर के लिए अगर आप इतना लिखते हैं तो भी आपका जो है इतना में भी काम हो जाता, बट अगर आप इतना लिखिएगा तो आपको डेफिनेटली जो है 1 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा। 1 मार्क्स का अब क्वेश्चन आ रहा है तो कम से कम इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तब जाके बाय चांस जो है आपको 1 मार्क्स टीचर देगा। इतना लिखना ही पड़ेगा, इसलिए इन सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसा है कि 2022 में आया तो 2023 में नहीं आके 2024 में आएगा, मतलब 24 वाले लोगों के लिए आएगा, यानी 2025 में। वो 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए था और ये जो है 2024 यानी कि 25 में लिखने वाले स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है दोबारा से अगेन से। खैर उन प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस के अलावा भी हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने बेसिकली इधर उधर से जो है ढूंढा है। ऐसा हो सकता है कि उन वही क्वेश्चंस जो है ना आकर कुछ अलग क्वेश्चंस आ जाए, जैसे कि इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आ जाएंगे तो इन क्वेश्चंस का जो है आंसर आप पहले से जान लो तो अच्छा है। जैसे कि हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम, मतलब इकोसिस्टम इस वर्ड को जो है, इस टर्म को जो है किसने ढूंढा था, कब, मतलब इस वर्ड का जो है निर्माण किया था, कब ढूंढा था, इस टर्म का जो है उपयोग सबसे पहले किसने किया था और कब किया था। तो ये जो है 1935 में जो है इकोसिस्टम इस टर्म का जो है यूज़ किया था एजे ने। वैसे ही और क्वेश्चन है जैसे व्हाट आर द 2 मेन कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का जो है 2 मेन कंपोनेंट्स क्या है, यानी कि कंपोनेंट्स का मतलब आप बोल सकते हो क्या तो होता है कंपोनेंट्स का मतलब, हिस्सा एक तरह से बोल सकते हो। पहला आपका हो जाएगा बायोटिक और दूसरा हो जाएगा अबायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, वही सनलाइट। इकोसिस्टम में जो प्राइमरी सोर्स होता है वो सनलाइट होता है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। अगर सभी को ऐसा एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हमें आगे के वीडियोस में यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 को भी एक्सप्लेन करना है और उनका भी क्वेश्चंस का आंसर देखना है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखना है। तो इन सारे क्वेश्चंस को जो है आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, और हिंदी वाले लोग हिंदी में लिख लीजिएगा। ये आपका हिंदी है। वही इकोसिस्टम शब्द का किसने जो है गणना किया, मतलब एक तरह से खोज किया, किसने जो है सबसे पहले यूज़ किया था, वही एजे ने 1935 में, यानी कि 1935 में। ज़रूरी नहीं है कि 2022 में आया प्रीवियस क्वेश्चन ही दोबारा आए, कुछ नया भी आ सकता है आउट ऑफ सिलेबस से, जो नॉर्मली है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए। तो इसलिए जो है इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। फिर इसके अलावा मे भी ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग डेफिनेशन वाली चीज़ें आ जाए, जैसे कि डिफाइन एन इकोसिस्टम। ये क्या है, पहले वाला में था कि इकोसिस्टम का खोज किसने किया था और किसने जो है सबसे पहले उसका यूज़ किया था। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि उसका डेफिनेशन पूछ लें, अरे मैसेज। उसके बाद ये भी हो सकता है कि डिफरेंस बिटवीन द फूड चेन एंड फूड वेब्स, फूड चेन और फूड वेब में अंतर बताइए। ये जो है थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, बट आप यहाँ से देख के जो है इसे समझ सकते हैं फूड चेन और फूड वेब क्या है। अब बेसिकली इंग्लिश वाले लोग ऐसे करिए कि इंग्लिश वाले नोट्स लिख लीजिए और आप इसके हिंदी वाले नोट्स से जो है पढ़ के थोड़ा समझ सकते हैं, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है, मे भी आ सकता है और मे भी नहीं भी आ सकता है। उसके बाद अगला है कि बायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम का क्या होता है और उसका एग्जांपल। एंड अगला जो है व्हाट आर द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब बायोटिक में बेसिकली वैसे कंपोनेंट्स हैं जो कि जिंदा हैं, जैसे कि प्लांट, ट्रीज, ह्यूमंस, बहुत सारे ऐसे। और एबायोटिक कंपोनेंट्स में नॉन लिविंग फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि जो जिंदा नहीं है, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, एयर। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं जिंदा नहीं है, जैसे कि लाइट निर्जीव है, नॉन लिविंग फैक्टर है, यही सारी। फिर आगे भी बहुत सारे हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को भी जो है आप अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ये थोड़ा सा हल्का से आउट ऑफ सिलेबस सा हो जा रहा है,
और बाद बाकी तो जो मैंने शुरू में पढ़ा है आप उसे ही अच्छे से पढ़ लीजिए, तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि आपका जो है यहाँ कवर अच्छे से हो जाए। फिर ये हिंदी में भी वही है कि इकोसिस्टम की परिभाषा, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जल में जाल में अंतर बताएं, वही फूड चेन एंड फूड वेब, इन दोनों में डेफिनेशन का था। और ये सारी हिंदी है इन सभी का। वैसे अगर आप हमारे चैनल निकी BNN पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अलाउ पे कर दीजिए, और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है हम यूनिट 2 EVS के यूनिट 2 पे भी वीडियोस लाएंगे और यूनिट 3 यूनिट 4 को भी कवर करते जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। और उसके बाद जो है अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो है उसे भी कवर करना है। फिर जो है आपका जो है डिजिटल एजुकेशन है उसे भी कवर करना है। तो बेसिकली बहुत सारे सब्जेक्ट हैं उन्हें जो पढ़ना है पढ़ाना है, तो इसलिए जो है चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करिएगा, जैसे ही वीडियो आएगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और जाते जाते आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि जितने भी मैंस होते हैं उनके बॉडी में जो है 206 बोन्स होते हैं, वो कब जो है 207 बोन्स में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब कि एक बोन्स जो है एक हड्डी जो है कब ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जितने भी मर्द होते हैं उनके बॉडी में, उनके शरीर में जो है 206 हड्डियाँ होती हैं, वो कब 207 हो जाती हैं। आंसर बताओ अगर आप लोगों को पता है तो। जो भी सही आंसर बताएगा, मतलब इसका रीज़न बताएगा, उसे नेक्स्ट वीडियो में सॉर्ट आउट मिलेगा। और अब मैं भी चलता हूँ, बाय बाय।